हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, आज हम लक्ष्मीकांत की अपने जिस जर्नी में एक ऐसे चैप्टर पे आगे पहुंचे हैं जो चैप्टर हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से एक है। अब इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लगेगा जब आप PYQ उठा के देखेंगे। दोस्तों, आप UPSC या किसी भी स्टेट PCS का PYQ देख सकते हैं पॉलिटी का। उसमें ऐसा एक भी साल नहीं है जिस साल की आपको पार्लियामेंट से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। तो मैं इस बात से आपको आश्वस्त करता हूं कि इस सेशन के ख़त्म होते होते आप एक ऐसे स्थिति में होंगे जहां पे पार्लियामेंट के जो भी टॉपिक्स मैं आपको इस लेक्चर में डील करने वाला हूं उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और आप बहुत अच्छे तरीके से इन सारे टॉपिक्स को समझ पाएंगे। तो इसी टॉपिक के इम्पोर्टेंस को देखते हुए और इसके एक्सटेंसिवनेस को देखते हुए इस पार्लियामेंट के चैप्टर को मैं अलग अलग लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक लेक्चर में कवर करना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। ये 3 से 4 घंटे की वीडियो बन जाएगी जो कि इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होंगे उन सारे पार्ट्स को आप सीक्वेंस में देखेंगे तो इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बस एक बार ये बता दूं कि मैंने लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक को जो 7th एडिशन की है उसको अलग अलग लेक्चर्स में कवर करने का एक सीरीज़ शुरू किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम अपने पार्लियामेंट के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन के राइट साइड में ये पिक्चर दिख रही होगी। ये हमारे देश का नया पार्लियामेंट है जिसको कि बहुत सारे पैसे लगा के बनाया गया है। आज हम इसी पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, इसके कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इसके प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो पार्लियामेंट है ये हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। अब मैंने आपको पिछले बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि हमने अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है और पार्लियामेंट्री सिस्टम नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है उसमें पार्लियामेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पार्लियामेंट है इस पार्लियामेंट के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में आर्टिकल 79 से लेके 122 तक अलग अलग आर्टिकल्स में इसके बहुत सारे प्रोविजंस की चर्चा है। ठीक है, तो हम इन सारे प्रोविजंस को बहुत डिटेल में देखेंगे और इस डिटेल के देखने के दौरान हम ये देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट फंक्शन कैसे करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पार्लियामेंट में 3 चीज़ें शामिल हैं या उसके 3 पार्ट्स हैं। एक है लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा है प्रेसिडेंट। अब सवाल ये उठता है कि चलिए संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा होती है, वाई प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को भी जो पार्लियामेंट का पार्ट बनाया गया है इसको हमने ब्रिटिश पैटर्न से अडॉप्ट किया है, क्योंकि ब्रिटिश पैटर्न में भी वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहाँ पे भी प्रेसिडेंट की जगह क्राउन है, तो वहाँ पे जो क्राउन है वो भी पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है। तो हमने ब्रिटिश पैटर्न को इस कॉन्टेक्स्ट में अपनाया है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। ये सवाल है वाई प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी बिल जब संसद के दोनों हाउसेस से पास हो जाता है तो वो एक्ट तब तक नहीं बनता जब तक कि उसको प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिल जाए। जब तक कि राष्ट्रपति उस बिल पे अपना सिग्नेचर नहीं करता, उसको अपनी स्वीकृति नहीं देता, तब तक वो बिल लॉ नहीं बनता या एक्ट नहीं बनता। सो दैट इज़ वाई प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरा कारण ये है कि प्रेसिडेंट जो है बहुत सारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को भी फंक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे इसी चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा कि प्रेसिडेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो किसी भी हाउस को समन कर सकता है, किसी सेशन को प्रोरोग कर सकता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है ना? बोथ हाउसेस को एड्रेस कर सकता है कि आप किन किन बातों पे आप काम कर रहे हैं। फिर जब लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक या दोनों सेशन में नहीं हो तो ऐसे स्थिति में वो किसी कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए, किसी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। तो इन सारे फंक्शंस के मद्देनज़र भी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का एक पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ ये जानना आपको ज़रूरी है कि हमने ब्रिटिश पैटर्न को क्यों अपनाया। देखिए, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होता है वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता। वाई? बिकॉज अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में
एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंसी होती है, एक कोऑर्डिनेशन होता है। तो इसलिए प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ पार्लियामेंट का पार्ट बनाया गया है। वहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, इनके बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं होता। और चूंकि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, इस वजह से वो सीनेट का, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस है, अमेरिकी कांग्रेस, उसका पार्ट नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बैकग्राउंड के कॉन्टेक्स्ट में आपने समझा होगा कि वाई प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब हम बात करने वाले हैं दोनों हाउसेस के कंपोजिशन की। मैंने आपको अभी बताया कि पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, है ना। तो हम इन्हीं दोनों हाउसेस के कंपोजिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। देखिए दोस्तों, राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो ये 250 है। आप अपने ये स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये राज्यसभा का प्रोसीडिंग है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर कभी भी आप संसद की डिबेट को देखें और उस डिबेट में अगर किसी हाउस में डिबेट चल रहा है और उस हाउस का कारपेट अगर लाल है, तो आप समझ जाइए कि आप राज्यसभा का डिबेट देख रहे हैं। वहीं लोकसभा का जो कारपेट होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है। तो अगर हम राज्यसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो इसमें 250 तक इसको फिक्स कर दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन 250 में से जो 238 हैं वो स्टेट्स और यूटी से आएंगे और 12 का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है। अभी प्रेजेंटली हमारे देश में 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, जिसमें 225 स्टेट से हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 नॉमिनेटेड है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखें, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर आप देखिए कि राज्यसभा में अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट सीट्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल यूपी को अलग सीट है, बिहार को अलग सीट है, कर्नाटका को अलग सीट है ना। तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग सीट्स मिलती है राज्यसभा में। तो कौन से राज्य के लिए कितनी सीट्स हैं, इस बात की चर्चा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में की गई है। तो हमारे संविधान का 4th शेड्यूल राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन से डील करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। देखिए, राज्यसभा में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेस पे होता है। और स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अपने स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इसका मतलब कि राज्यसभा में जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। इनको चुनने का काम उसी स्टेट लेजिस्लेचर के बाकी मेंबर्स करते हैं। अब जो राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता है वो एक तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर इलेक्शन होता है और वो भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों के लिए लोकसभा में अलग अलग सीट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि यूपी से जो है वो 31 सदस्य हैं। ठीक है। त्रिपुरा से केवल 1 सदस्य है। अमेरिका में जो सीनेट है, जो कि अपर हाउस है हमारे राज्यसभा की तरह, वहां पे राज्यों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इक्वल होता है। वहां पे पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। अब देखेंगे अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। इन 50 स्टेट्स को जो है वो 100 सीट्स इनमें बराबर बराबर डिवाइड कर दिया गया और ईच स्टेट को कितने मिले हैं, 2 सीट्स मिले हैं। तो इस तरीके से हम अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका के अपर हाउस में राज्यों को जो रिप्रेजेंटेशन मिलता है वो इक्वल मिलता है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सीट्स नहीं है, जैसा कि हम इंडिया में देखते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पे पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। हमारे देश में राज्यसभा में स्टेट्स और यूटीज को पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ठीक है। तो ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन था। अब हम बात करते हैं यूटीज का रिप्रेजेंटेशन की। देखिए दोस्तों, जो यूनियन टेरिटरी होते हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स राज्यसभा में आते हैं और इनको चुनने का काम एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, जिसको बनाया ही इस पर्पज से जाता है कि वो यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव जो कि राज्यसभा में जाने वाले हैं उनको इलेक्ट कर सके। ठीक है। अब देखिए, इनका इलेक्शन भी इनडायरेक्ट है, आपने देखा। इनका इलेक्शन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। इनका इलेक्शन भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आपको मैं बता दूं कि अभी वर्तमान में हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से केवल 3 ऐसे यूटीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में है। एक तो इसमें जम्मू और कश्मीर है,
दूसरा इसमें आपका पुदुचेरी है और तीसरा है दिल्ली। ठीक है, तो ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज है जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी वर्तमान में राज्यसभा में है, और बाकी 5 यूटीज के पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से उनको राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें, तो राज्यसभा में जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, और प्रेसिडेंट इनको अलग अलग क्षेत्र से, चाहे वो कला हो, साहित्य हो, साइंस हो, सोशल सर्विस हो, इन अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। अब इस नॉमिनेशन के पीछे का प्रिंसिपल ये है कि प्रेसिडेंट ऐसे व्यक्ति को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने के लिए इनकरेज करता है जो इलेक्शन के माध्यम से नहीं आना चाहते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि अमेरिका के सीनेट में, जो कि अमेरिका का अपर हाउस है हमारे राज्यसभा की तरह, वहां पे कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते। तो ये सारी बातें देखिए, ये सारी बातें आप जब भी कंपेयर करेंगे ना, तो कंपैरिजन में इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉमिनेटेड पर्सन्स में से हैं। इनकी मैंने फ़ोटो यहाँ पे डाली है, आप इनको देख सकते हैं। इनको तो सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर साहब हैं, फिर ये जावेद अख्तर साहब है, ये रेखा जी हैं, है ना। तो इनके बारे में आप ध्यान में रख सकते हैं कि प्रेसिडेंट राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, और ये मेंबर्स अलग अलग अपने एरिया के एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमने राज्यसभा का कंपोजिशन देखा। अब हम लोकसभा के कंपोजिशन की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपको अपने स्क्रीन पे ये लोकसभा दिख रहा होगा। ये देखिए ग्रीन कारपेट अगर आपको संसद के किसी डिबेट में दिखे तो आप समझ जाइए कि वो डिबेट लोकसभा में चल रही है। अब हम लोकसभा के अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें, तो लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ को 550 पे फिक्स कर दिया गया है। इसमें से 530 सदस्य स्टेट से आएंगे और 20 सदस्य यूटी से आएंगे। ठीक, इसमें कोई भी नॉमिनेटेड नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि मैं अभी आगे बताऊंगा कि लोकसभा में जो पहले 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था उसको 104th अमेंडमेंट के माध्यम से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 होता है। प्रेजेंटली लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं। अगर हम लोकसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। अभी हमने राज्यसभा में देखा था, राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है, वहीं लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर हम देखते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे होता है। यानी कि लोकसभा के इलेक्शन में कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो वो लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है ना। इसी को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि हमेशा से हमारे देश में वोटिंग की उम्र 18 साल नहीं थी, ये पहले 21 साल थी। तो इसको 61st अमेंडमेंट 1988 के माध्यम से 21 साल से घटा के 18 साल किया गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स था। ओके, अब हम देखते हैं कि यूटीज का रिप्रेजेंटेशन कैसे है। देखिए दोस्तों, यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से उनको शामिल किया जाता है, और इनका जो इलेक्शन होता है उसका प्रोसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसका इलेक्शन के प्रोसेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि आप उस प्रोसीजर को बताएंगे जिस प्रोसीजर के माध्यम से यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में चुन के आएंगे। तो अपने इसी पावर के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, और इसी एक्ट के माध्यम से जो यूनियन टेरिटरीज हैं इसके रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से लोकसभा में चुन के आते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा में पहले होते थे, 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन उस प्रोविजन को 104th अमेंडमेंट के माध्यम से डिलीट कर दिया गया। अब यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया है, एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन क्या होते हैं, देखिए दोस्तों, इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। कोई भी ऐसा पर्सन कोई भी ऐसा पर्सन जिसके फादर या कोई भी मेल उसका जो वो अगर यूरोपियन डेसेंट का होता है, लेकिन अभी वो वर्तमान में भारत में डोमिसाइल्ड है, भारत में निवास कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को हम एंग्लो इंडियन की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा में इलेक्शन का सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। ये टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होता क्या है, हम इसको हिंदी में प्रादेशिक सॉरी
प्रादेशिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, लोकसभा के इलेक्शन के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड की जाती है स्टेट्स के अंदर, और फिर हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर चुन के आता है, एक जो कैंडिडेट है वो चुन के आता है। अब देखिए, इस रिगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स और जो पॉपुलेशन है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो सारे स्टेट्स में सेम होगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है। तो बी और ए के बीच में जो पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट्स है, इनका जो रेशियो ए स्टेट में होगा वही रेशियो बी स्टेट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए स्टेट में 10 लाख पे एक सीट है, तो अगर बी स्टेट में भी इसी 10:1 इसी रेशियो को फॉलो किया जाएगा। तो ये पहला प्रोविजन है जो इस रिगार्ड में कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फिर दूसरा प्रोविजन कहता है कि द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू शुड बी सेम थ्रू आउट द स्टेट। अब हमने यहाँ पे देखा कि हम दो स्टेट्स के बीच में एक इक्विटी लाने की बात कर रहे थे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नंबर ऑफ सीट्स एंड पॉपुलेशन। अब ये दूसरा जो प्रोविजन है ये बात करता है दो अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में। ये मान लीजिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 है, ये 2 है। तो इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितनी जनसंख्या पे एक सीट है, सेम रेशियो इस दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी बनाया जाएगा। अगर यहाँ पे 20,000 पे एक सीट्स है, तो इसमें भी 20,000:1, 20:1 के रेशियो से इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो रेशियो है उसको बना के रखा जाएगा। तो ये बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप इस मैप में देख सकते हैं कि हमारे देश में वर्तमान में 543 लोकसभा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब ये स्टेट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको जब इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको अच्छे से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद हम देखते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का प्रोविजन किया गया है कि एवरी सेंसस के बाद, हर एक सेंसस के बाद दो चीज़ों को रीएडजस्ट किया जाएगा। सबसे पहला, लोकसभा में स्टेट्स को जितनी सीट्स मिली हैं उनको रीएडजस्ट किया जाएगा, और एक स्टेट का जितने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवीजन है उसको रीएडजस्ट किया जाएगा। तो इन दो रिगार्ड में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रीएडजस्टमेंट की बात करता है। फिर देखिए, जब से पार्लियामेंट को चूंकि इस बात के लिए एम्पावर किया गया है कि आप इन दोनों रिगार्ड्स में, चाहे वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बेस पे हो, चाहे वो लोकसभा में सीट्स के एलोकेशन के बेस पे हो, इन दोनों रिगार्ड में पार्लियामेंट को ये शक्ति है कि वो कोई भी कानून बनाए। तो पार्लियामेंट ने इस संबंध में डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स 4 बारी अभी तक बनाया है, 1952, 62 में, 72 और 2002 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब लोकसभा में जो सीट्स अलग अलग राज्यों को मिली हुई थी, इन सीट्स की संख्या को 42nd अमेंडमेंट 1976 ने क्या किया, फ्रोज कर दिया। और 42nd अमेंडमेंट ने कहा कि 1971 में जो पॉपुलेशन था, इसी पॉपुलेशन के बेस पे सारे स्टेट्स को लोकसभा में सीट्स अलॉट किए जाएंगे। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अब 84th अमेंडमेंट ने क्या किया, इसी प्रोविजन को अगले 25 साल के लिए और बढ़ा दिया। 42nd अमेंडमेंट ने किया था कि 2000 ईस्वी तक जितने भी लोकसभा में सीट्स हैं अलग अलग राज्यों को, वो फ्रोज कर दी गई, और अब 2000 से अगले 25 सालों तक के लिए 84th अमेंडमेंट ने इसको एक्सटेंड कर दिया है। अभी दोस्तों हाल ही में आप डिबेट सुन रहे होंगे कि सदर्न स्टेट्स जो हैं वो डीलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस डीलिमिटेशन को अगले 30 सालों के लिए और बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये डीलिमिटेशन क्या होता है, इसको मैं अच्छे से आपको डीलिमिटेशन कमीशन वाले टॉपिक में डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि किस तरीके से डीलिमिटेशन को प्रोसेस किया जाता है और डीलिमिटेशन को लेकर सदर्न स्टेट्स विरोध कर रहे हैं। और अभी चूंकि 2000 से अगर आप 25 साल ऐड करेंगे तो 2025 हो जाता है, और अगले साल डीलिमिटेशन होने की संभावना है। इस वजह से जो दक्षिणी राज्य है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। ये जो पहला वाला पॉइंट था, इसने क्या किया, लोकसभा के सीट्स को फ्रोज कर दिया। यानी अगर 1971 के पॉपुलेशन के बेस पे अगर ए स्टेट को 15 सीट्स मिली हुई थी, तो ये 15 सीट्स हमेशा 2000 तक बनी रहेगी, और अब 2025 तक बनी रहेगी, ऐसा 84th अमेंडमेंट ने कहा। ठीक है,
अभी जो दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे पॉइंट को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो 87th अमेंडमेंट है, इसने कहा कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन किया जाएगा, वो भी 2001 के सेंसस पे, ना कि 1991 के सेंसस पे। अब मैंने आपको बताया कि ये एक स्टेट है, इसको छोटे छोटे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट चुन के आता है। अब इस अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में पॉपुलेशन और नंबर ऑफ सीट्स, इसका जो रेशियो होता है, इसको सेम बना के रखने का प्रयास किया जाता है। पहले 87th अमेंडमेंट से पहले 1991 के सेंसस के आधार पर टेरिटोरियल डिकॉन्स्टिट्यूंसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका डिलिमिटेशन होता था, लेकिन 87th अमेंडमेंट ने कहा कि जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिलिमिटेशन अब 2001 के सेंसस के आधार पे होगा और इस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सीमा में उनकी जनसंख्या के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री के साथ छेड़छाड़ की जाए वो ठीक है, लेकिन आप उस स्टेट में लोकसभा में उस स्टेट्स को जितनी सीट्स एलोकेटेड हैं उस सीट से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मीन्स कि अगर ये एक स्टेट है, इसमें ये 3-4 मान लीजिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो इसकी बाउंड्री को बढ़ा के यहाँ कर दिया, इसकी बाउंड्री को बढ़ा के यहाँ कर दिया, इसकी बाउंड्री को बढ़ा के यहाँ कर दिया, इसकी बाउंड्री को बढ़ा के छोटा कर दिया, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेट को 4 लोकसभा सीट मिली हुई है तो आप इस 4 नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप अंदर में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ जो करना है कीजिए, आप लोकसभा के नंबर ऑफ सीट्स के साथ नहीं छेड़छाड़ कर सकते। तो यहाँ पे मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब लोकसभा में SC ST के रिजर्वेशन के बारे में। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन इसके बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे समाज में कुछ ऐसे समूह हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हमेशा से हिस्टोरिकली हाशिए पे रहे हैं, वो समाज में थोड़े से नज़रअंदाज किए गए हैं। तो उनको जो है वो डेवलपमेंट के मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए थोड़ा सा रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। तो इसीलिए लोकसभा में SC और ST को थोड़े बहुत रिजर्वेशन मिलते हैं उनके पॉपुलेशन रेशियो के आधार पे। ठीक है, तो इस बात के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। अब देखिए, शुरुआत में लोकसभा में SC ST के लिए जो रिजर्वेशन था वो 10 साल के लिए था, लेकिन इसको हर 10 साल के लिए बढ़ाया गया है और अभी 104वें संविधान संशोधन ने इस रिजर्वेशन को 2030 तक बढ़ा दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ना होके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये इस आधार पे होता है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अभी हम इसका कंपैरिजन भी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हमने इसको लोकसभा के कॉन्टेक्स्ट में अपनाया है। अब देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो है, इसमें कोई भी कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। ठीक है, मान लीजिए ABCD ये 4 कैंडिडेट हैं। इन 4 कैंडिडेट्स में से A को मिला 15 वोट, B को मिला 10 वोट, C को मिला 26 वोट और D को मिला 27 वोट। ठीक है, तो अब इन चारों में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिला वो जीत जाएगा, इसको 27 वाला यानी कि D जीत जाएगा। इसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको 50% प्लस 1 वोट लाना है, 50% से ज़्यादा वोट लाना है। इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिस कैंडिडेट को बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो जीत जाता है। अब देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जहां फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को हम लोकसभा के इलेक्शन में यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को हम राज्यसभा के इलेक्शन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है। आप स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उसके मेंबर्स के इलेक्शन में भी हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ज़रा इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम देखें दोस्तों डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, माफ कीजिएगा, अगर हम डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कोई भी कैंडिडेट जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिला है वो जीत जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको मेजॉरिटी मिली या नहीं मिली,
वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है वो सीट्स को इस तरीके से एलोकेट किया जाता है कि जिस भी पार्टी को जितना वोट शेयर मिला है उसके वोट शेयर के हिसाब से उसको सीट्स एलोकेट की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर 100 सीट्स हैं और किसी पार्टी को, कोई ए पार्टी है, इसको अगर 30% अगर वोट शेयर मिला है तो इस 100 में से 30 सीट इसको एलोकेट कर दी जाएगी। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब अगर कहाँ कहाँ यूज होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है वो यूएसए में, यूके में, कनाडा में, इंडिया में लोकसभा और स्टेट असेंबली के इलेक्शन में यूज होता है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है ये हम बात करें तो जर्मनी में, इजराइल में, नेदरलैंड्स में, साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में यूज होता है। ये हमारे देश में भी यूज होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में, और अभी हमने क्या देखा, जो राज्यसभा है उसके इलेक्शन में। ठीक है। अब देखते हैं हाउ वोट्स ट्रांसलेट टू सीट्स। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जो विनर होता है उसको सारी शक्तियां मिल जाती हैं। ओनली द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विन। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिला है वो कैंडिडेट जीत जाता है, बाकी कैंडिडेट हार जाते हैं। वहीं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें पार्टीज को जो सीट्स मिलती हैं वो उनके वोट्स के परसेंटेज के आधार पर मिलती है, यानी कि उनको जितना परसेंट वोट उन्होंने रिसीव किया है उतनी ही परसेंट उनको सीट्स मिलेगी। फिर अगर हम रिप्रेजेंटेशन में फेयरनेस की बात करें तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो एक्चुअल वोट शेयर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ठीक है। और इसमें जो छोटी पार्टियां होती है वो अक्सर हाशिए पे चली जाती है, उनको नुकसान होता है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो जितने भी जितने भी कम्युनिटी है उन सारे कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होता है, और जितने वोट्स होते हैं उन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सीट के एलोकेशन में। तो ये आपको समझना है। फिर अगर हम गवर्नमेंट के स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये यूजुअली सिंगल पार्टी मेजोरिटी को लीड कर जाता है। ऐसी गवर्नमेंट बन जाती है जहां पर सिंगल पार्टी मेजोरिटी आ जाती है, और इससे हमारे देश के अंदर, सरकार के अंदर स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। वहीं आप देखेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मोस्टली कोalition गवर्नमेंट बनते हैं जो कि मोर और लेस अनस्टेबल ही होते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ों को कंपेयर करके देख रहे होंगे। अब फिर अगर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बहुत ही सिंपल है और वोटर्स को समझने के लिए बहुत ईजी है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें सीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है। अगर हम मल्टी पार्टी या टू पार्टी सिस्टम के इंकरेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो टू पार्टी सिस्टम को फेवर करता है। आप इसका एग्जांपल यूएस में देख सकते हैं जहां पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स ये दो मेजर पार्टियां हैं। वहीं अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करें दोस्तों तो ये एक मल्टी पार्टी सिस्टम को इनकरेज करता है जहां पे डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की गुंजाइश होती है। ठीक है। अब हम माइनॉरिटीज और स्मॉल पार्टीज पे इम्पैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में स्मॉल पार्टीज और माइनॉरिटीज जो हैं उनको बहुत कम रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है। वहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में स्मॉल पार्टीज और माइनॉरिटी ग्रुप को एक फेयर शेयर मिलता है उनके सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोई भी पार्टी जिसको 50% से भी कम वोट मिला हो वो भी जीत सकती है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोट्स के शेयर के हिसाब से उनको सीट्स मिलती है। तो ये दोस्तों मैंने फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जिसको हमने लोकसभा के इलेक्शन में अपनाया है, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसको हमने राज्यसभा के इलेक्शन में अपनाया है, इन दोनों का कंपैरिजन किया है। उम्मीद करता हूँ ये कंपैरिजन से आपको फायदा मिला होगा। अब दोस्तों जरा हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से हो सकता है। इसमें एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जिसको हमने अपने इंडिया में अपनाया है, दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। इसमें कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी कर दी जाती है और उस लिस्ट के हिसाब से कैंडिडेट्स को चुना जाता है। अगर हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होने वाले इलेक्शन की बात करें तो हमारे देश में राज्यसभा मेंबर्स का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये चार इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे होते हैं। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस के फायदे होने के साथ साथ कुछ डिमेरिट्स भी है, कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? एक तो सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। दूसरा, इसमें बाई इलेक्शन का कोई स्कोप नहीं होता। अब दोस्तों बाई इलेक्शन क्या होता है? देखिए, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, की कोई भी एक पर्सन दो सीट्स पे कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन के लिए।
तो अगर मान लीजिए कि ए और बी ये दो एरिया से वो लड़ता है और दोनों एरिया से वो विनर बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा आरपीए एक्ट ही कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक ही सीट पे अपना प्रभुत्व बना के रख सकता है या एक ही सीट होल्ड कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में उस कैंडिडेट को या तो ए या तो बी, इन दोनों में से कोई भी एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अब जब वो कोई भी एक सीट छोड़ेगा तो ऐसी स्थिति में वो सीट खाली हो गई, और इस खाली सीट को भरने के लिए जब दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं तो इसी को हम बाय इलेक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम डिबेट्स देख रहे थे जिसमें हमने देखा कि ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बाय इलेक्शन का कोई स्कोप नहीं होता है। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दोस्तों, वो वोटर्स और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इंटीमेट कॉन्टैक्ट को एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है और हर एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब इस रिप्रेजेंटेटिव के बारे में उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को नॉलेज होता है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, और कोई भी प्रॉब्लम होने के दौरान वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के पास उन अपनी समस्याओं को लेके जा सकते हैं। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में लोग पार्टीज को वोट करते हैं, है ना, और उस पार्टी के जो कैंडिडेट इलेक्ट होके आएंगे, जिनको मंत्री बनाया जाएगा, कोई भी पोस्ट दिया जाएगा, उनका उस टेरिटोरियल उस एरिया के वोटर से, जिसके वोट पे वो जीते हैं, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं होता। तो क्या होता है, इससे वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव के बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ये माइनॉरिटी थिंकिंग को भी प्रमोट करता है, क्योंकि माइनॉरिटीज ग्रुप का सही से रिप्रेजेंटेशन इसी सिस्टम में हो पाता है। तो ये हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखा। अब हम दोस्तों बात करते हैं दोनों हाउस के ड्यूरेशन के बारे में। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करें, तो राज्यसभा दोस्तों एक परमानेंट बॉडी है, और इसको पहली बार 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसको बनाया गया था। परमानेंट बॉडी का मतलब क्या है, राज्यसभा का डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के जो टोटल मेंबर्स होते हैं उसका 1/3 हर दूसरे साल रिटायर कर जाता है, और हर दूसरे साल जो है वो राज्यसभा के नए मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। फिर राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन ने राज्यसभा का टर्म कोई फिक्स नहीं किया है, और पार्लियामेंट को इस रिगार्ड में पावर दिया है कि आप बताइए कि राज्यसभा के मेंबर्स के बारे में उनका टर्म क्या होगा। तो फिर इसी रिगार्ड अब पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया, तो पार्लियामेंट ने एक आरपीए एक्ट पारित किया, और इस आरपीए एक्ट में राज्यसभा के मेंबर का जो टेन्योर है वो 6 साल रखा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। वहीं हम लोकसभा की अगर हम उसकी बात करें, तो लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर फिक्स होता है अपनी पहली मीटिंग के डेट से। ठीक है, फिर लोक प्रेसिडेंट को इस बात की शक्ति है कि वो लोकसभा को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले, उसके टेन्योर पूरा होने से पहले किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकता है, और इस डिसोल्यूशन को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। अगर प्रेसिडेंट ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया उसके टेन्योर पूरा होने से पहले, तो इस बात को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब मैंने आपको प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में बताया था कि ये प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट की लिखित सिफारिश के आधार पर ही करता है, रिटन रिकमेंडेशन के आधार पर ही करता है। दोस्तों अगर हम पार्लियामेंट के मेंबरशिप की बात करें, अभी हमने पार्लियामेंट के अलग अलग हाउसेस का टेन्योर देख लिया, तो अगर हम पार्लियामेंट के मेंबरशिप की बात करें तो इसके कॉन्टेक्स्ट में हमें 2-3 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशंस, आपको ध्यान ये रखना है कि पार्लियामेंट के मेंबरशिप के क्वालिफिकेशन के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है ही, साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है, इसमें भी कुछ क्वालिफिकेशंस की चर्चा की गई है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं पहले कि ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो किसी के क्वालिफिकेशंस को डिटरमिन करती हैं। तो हमारा संविधान कहता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन के सामने हमारे संविधान के आदर करने का एक शपथ लेना पड़ेगा। फिर अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। तो ये योग्यताएं, ये सारी जो क्वालिफिकेशंस है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करता है। वहीं आरपीए एक्ट में भी कुछ ऐसे बातें हैं जो कि क्वालिफिकेशंस को डिटरमिन करती है। फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी व्यक्ति अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहता है तो उसको किसी ना किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक वोटर के रूप में इलेक्ट वो होना चाहिए,
रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता, आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरी बात है कि अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी के सीट्स पे लड़ रहा है, अगर कोई व्यक्ति एससी एसटी के सीट्स पे लड़ रहा है तो वो एससी एसटी कम्युनिटी से होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर एससी और एसटी के लिए रिजर्व सीट पे लड़ना चाहते हैं तो उनको एससी एसटी कम्युनिटी का मेंबर होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि जो एससी एसटी के मेंबर होते हैं वो जनरल जो सीट्स हैं जो इनके लिए रिजर्व रिजर्व नहीं है उन सीट्स पे भी ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है। तो जनरल सीट्स पे तो ये इलेक्शन लड़ ही सकते हैं, और साथ ही साथ ये ऐसे सीट्स पे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं जो इनके लिए रिजर्व्ड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने क्वालिफिकेशंस देखा, अब हम डिसक्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। डिसक्वालिफिकेशन की चर्चा भी कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और फिर आरपीए एक्ट में भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो डिसक्वालिफिकेशन के लिए, वो देख लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है अंडर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एमपी कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर हो या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर अगर वो एक अनसाउंड माइंड का हो और सुप्रीम कोर्ट ने उसको या किसी भी कोर्ट ने उसको ऐसा डिक्लेयर कर दिया हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, वो दिवालिया हो, तो फिर उसको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर अब उसने क्या किया, कोई भी एमपी ने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली तो ऐसे स्थिति में भी वो भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप की बात है। आप आर्टिकल 9 में देखेंगे, आर्टिकल 9 हमारा कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता लेता है तो ऐसे स्थिति में उसकी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाती है। आरपीए एक्ट कौन कौन से डिसक्वालिफिकेशन के प्रोविजन की बात करते हैं, देखिए। अगर कोई भी व्यक्ति किसी इलेक्टोरल ऑफेंस में गिल्टी पाया गया हो तो उसको फिर डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। फिर अगर किसी एमपी को 2 साल या उससे ज़्यादा का इम्प्रिजनमेंट हुआ हो, जेल हुआ हो, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाइड घोषित किया जा सकता है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपके से डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स मेंशन किए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में हो या आरपीए एक्ट में हो, इन सारे डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे अगर किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो उस पे जो निर्णय लेता है वो प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। और इसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ओपिनियन भी लेता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशंस के बेसिस बताएं उनके आधार पे अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो इस पे फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट लेता है। लेकिन अगर एंटी डिफेक्शन के आधार पे अगर किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो वहां पे जो डिसीजन होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेता है। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक है। और आपको बता दूं कि एंटी डिफेक्शन के आधार पे जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ऐसा किहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था। तो क्या हमने सीखा दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कर सकता है, दूसरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर कर सकता है। प्रेसिडेंट उन्हीं आधार पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है जिन आधारों की चर्चा एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में है या फिर आरपीए एक्ट में है। लेकिन अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर किसी को डिस्क्वालीफाई करता है तो वो एंटी डिफेक्शन के बेस पे होगा, ठीक है। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है दोस्तों उसमें डायरेक्टली इस पॉइंट से सवाल पूछे गए थे और हर साल इससे पीसीएस में कभी कोई ना कोई सवाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता ही है। तो ये है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों डिफेक्शन का जो ग्राउंड है, जो दल बदल की जो स्थितियां हैं उसके बारे में 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल में चर्चा है। अब मैं आपको बता दूं कि 10th शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट 1985 में ऐड किया गया था। अब कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पे किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एंटी डिफेक्शन के थ्रू के अंडर में डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है, देखिए। अगर किसी व्यक्ति ने जिस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे जीता है वो उस पॉलिटिकल पार्टी के की सदस्यता वॉलंटरली छोड़ दी हो, है ना, अपना मेंबरशिप उसने छोड़ दिया हो, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर अगर किसी पर्सन ने, किसी एमपी ने अपने पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट किया हो या फिर उसके डायरेक्शन था कि वोट करना है और उस मेंबर ने वोट नहीं किया हो तो ऐसे स्थिति में भी उसको एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फिर अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर है
उसने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और फिर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए, अब हम देखते हैं कि संविधान में कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिनमें कि जो पार्लियामेंट की सीट्स है वो वेकेट हो जाती है, खाली हो जाती है। सबसे पहला है डबल मेंबरशिप के मामले में, यानी कि हमारे देश में जो पार्लियामेंट ने आरपीए एक्ट पास किया है वो कहता है कि एक पर्सन दोनों हाउसेस, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का मेंबर एक टाइम पे नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 4 सिनेरियोस पॉसिबल है। देखिए, अगर कोई भी पर्सन लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य बन गया है, तो अगर उसने अब 10 दिन के भीतर ये नहीं बताया कि उसको किस हाउस का मेंबर रहना है, तो उसके राज्यसभा की सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर एक कोई भी पर्सन एक हाउस का पहले से मेंबर है और दूसरे हाउस में भी वो इलेक्ट हो गया है, तो वो पहले जिस हाउस का मेंबर था उस हाउस की सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर है और बाद में राज्यसभा में वो इलेक्ट हो जाता है तो उसकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। फिर अगर कोई मेंबर राज्यसभा का मेंबर है और बाद में वो बाद में वो लोकसभा का भी मेंबर अगर बन जाता है तो वो उसकी पहला जो उसका हाउस है राज्यसभा, तो इसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। मैंने यहाँ पे आपको यही समझाने की कोशिश की। फिर देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक ही हाउस में 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ता है और दोनों सीट पे जीत जाता है, तो उसको दोनों में से कोई एक सीट खाली करनी पड़ेगी। और अगर उसने निर्धारित तय सीमा के भीतर ये नहीं बताया कि उसको कौन से सीट पे रहना है, तो उसकी दोनों सीट्स खाली हो जाती है। इस मामले में आपको ध्यान में रखना है। फिर एक स्थिति ये भी हो सकती है कि एक ही व्यक्ति पार्लियामेंट का भी मेंबर बन गया हो और स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर बन गया हो। तो ऐसी स्थिति में अगर उसने पार्लियामेंट ये डिसाइड नहीं किया कि उसको किस सीट पे रहना है, तो उसकी पार्लियामेंट की सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है, उसकी स्टेट लेजिस्लेचर की सीट बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। देखो, यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। इस वजह से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो हम देख रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कि संसद में सीट्स वेकेंट हो सकती हैं। तो पहला हमने डबल मेंबरशिप का देखा। दूसरा हम देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो उसकी सीट वेकेट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं 1975 में इंदिरा गांधी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन में मैलफंक्शन के माल प्रैक्टिसेस के बेस पे इंदिरा गांधी को डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया था 1975 में। फिर जया बच्चन के साथ भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेस पे इनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया था 2006 में। तो ये आप एग्जांपल्स भी ध्यान में रख सकते हैं। फिर तीसरा जो है वो है रेजिग्नेशन। अगर किसी एमपी ने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रेजिग्नेशन दे दिया है तो फिर उस वो सीट खाली हो जाती है। फिर अगर कोई मेंबर बिना नोटिस के 60 दिन से ज़्यादा पार्लियामेंट के किसी भी मीटिंग से अब्सेंट रहता है तो फिर इन उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी और वो सीट वेकेंट हो जाएगी। अब आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, इस 60 दिन में अगर सेशन का प्रोरोगेशन चल रहा है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। अगर सेशन एडजर्न्ड है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। ये 60 दिन जो है ये 60 वर्किंग डेज है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इन 4 स्थितियों के अलावा कुछ और भी ऐसे केसेस हो सकते हैं जिनमें कि पार्लियामेंट की सीट वेकेट हो सकती है। फॉर एग्जांपल, कि किसी भी पर्सन का जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो या किसी भी पर्सन को एक्सपेल कर दिया गया हो, ऐसी स्थिति में भी डिस्क्वालीफाई सीट खाली हो सकती है। फिर अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन गया हो या वाइस प्रेसिडेंट बन गया हो तो उसको अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में भी वो सीट खाली हो सकती है। और फिर अगर कोई एमपी किसी स्टेट का गवर्नर बन जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है वो खाली हो जाएगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन फिर से जीत जाता है तब क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी डिस्क्वालीफाइड पर्सन के इलेक्शन जीत जाने की स्थिति आती है तो उस इलेक्शन को रद्द करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं दिया हुआ है। तो हमारे हमारे पार्लियामेंट ने एक हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसे हम आरपीए एक्ट 1951 कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिस्क्वालीफाइड पर्सन इलेक्शन में जीत के आ जाता है तो उस इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर करने का जो पावर है वो हाई कोर्ट के पास है। ठीक है, लेकिन अगर ये जो डिस्क्वालीफाइड कैंडिडेट है ये चाहे तो इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ओथ और अफर्मेशन के बारे में।
जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दोस्तों, उन सबको ओथ प्रेसिडेंट दिलवाता है। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट एक पर्सन को अपॉइंट करेगा जो इन सबको ओथ दिलवाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कोई भी मेंबर बिना शपथ ग्रहण किए किसी भी हाउस के प्रोसीडिंग्स में शामिल नहीं हो सकता। अगर वो शामिल होता है तो उसको जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरीज को डिटरमिन करने का काम पार्लियामेंट का है, माफ़ कीजिएगा। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं प्रोवाइड करता जो इनके पेंशन की बात करे, लेकिन पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बना के सारे मेंबर्स को पेंशन प्रोवाइड किया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा में होते हैं उनकी सैलरी, जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा में होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस, इन सबको भी पार्लियामेंट डिटरमिन करता है। लेकिन ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज्ड होते हैं। अब चार्ज्ड होने का क्या मतलब है, ये मैं जब आपको पार्लियामेंट इसी चैप्टर में आगे बताऊंगा, और जब जब मैं आपको इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा तो भी वहां पे आपको बताऊंगा कि चार्ज्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब यहाँ पे आप सीधा-सीधा ये समझिए कि चार्ज्ड होने का मतलब ये है कि इनके सैलरी और अलाउंस पे कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती पार्लियामेंट के भीतर। ठीक है? बजट में इनके इनके सैलरी को कट करने के प्रस्ताव पे वोटिंग नहीं हो सकती। आप इतना बस आसान भाषा में समझिए। तो दोस्तों, ये हमारा अभी पार्लियामेंट का पहला पार्ट था। इसमें हमने पार्लियामेंट के कंपोजिशन के बारे में देखा, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा, राज्यसभा के बारे में देखा, लोकसभा के बारे में देखा, उनके इलेक्शन के बारे में देखा। अब यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अब देखिए, ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब मैं अगला लेक्चर जब इस पे अपलोड करूँगा तो आप इन सारे लेक्चर को सीक्वेंस में देखेंगे, है ना? तो आपसे विदा लेने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।